इस रास्ते का ये जो एक्चुअल लेंथ एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा था कि ये मॉड लगाने का मतलब क्या है। मॉड लगा हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा अपना ख़त्म किया है। उसमें कुछ 2 क्लासेस हमने पी वाई क्यूब के ऊपर ही लगाई हैं। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन या कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि हम लोग फिजिक्स का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं और उस पार्ट को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज की क्लास जो रहेगी हमारी, वो उस बेसिक टर्मिनोलॉजी पे रहेगी। कोशिश करेंगे कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के कुछ बेसिक क्वेश्चन ट्राई करने का। ठीक है, तो फिजिक्स की जैसे बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक ब्रांच है, या जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोल देते हैं। वैसे मैकेनिक्स एक ब्रांच है, जिसको क्लास 11th में चैप्टर 2 से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी ब्रांचेज है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स एक ब्रांच है। तो उसी में से हम लोग फिजिक्स की जो मैकेनिक्स वाली पार्ट है, उसको हमने स्टार्ट किया है। मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स का वो वाला पार्ट जो बॉडीज के मोशन के साथ डील करता है, और वो मोशन भी कौन सा, जो रियल लाइफ मोशन आपको दिखता है। यानी ऐसा मोशन जिसमें जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, वो लाइट की स्पीड के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, यानी ऑर्डिनरी स्पीड्स की हम बात कर रहे हैं। और जो पार्टिकल के साइजेस हैं, वो साइजेस भी पार्टिकल के उतने छोटे नहीं है जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज होता है या प्रोटॉन का साइज होता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हम लोग जो चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, हम लोग उन्हीं स्पीड के साथ डील करेंगे पार्टिकल्स की, जो स्पीड लाइट के कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। और पार्टिकल का साइज भी जो है, वो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी पार्टिकल का जो साइज होता है। तो उसी ब्रांच को हम लोग बोल देते हैं मैकेनिक्स। अच्छा, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग न्यूटन्स के लॉज के बारे में पढ़ते हैं, फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड्स, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटीज, ऐसी कुछ इनिशियल पैरामीटर दे के और फिर उसके कुछ फाइनल पैरामीटर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ कि व्हाट इज एक्चुअली मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मूविंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सिंपली इसका जो बेसिक सा डेफिनेशन बनेगा, इट डील्स विद इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या चीज स्टडी करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करता है, उस मोशन का कॉज क्या था उस चीज को स्टडी करती है ये वाली ब्रांच। इस ब्रांच को बोल दिया जाता है मैकेनिक्स। ठीक है, अब फर्दर मैकेनिक्स को भी 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, सेकेंड वन इज काइनेमेटिक्स, एंड थर्ड वन इज डायनामिक्स। तो एक बार उनको भी समझ लेते हैं कि मैकेनिक्स को फर्दर हमने 2 से 3 कैटेगरी के अंदर बांट रखा है। फर्स्ट वन इज statics. First one is statics. Second one is kinematics. And third one is dynamics. अब एक 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 करके इनको समझते हैं। डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, क्या होता है स्टैटिक्स, क्या होता है काइनेमेटिक्स, क्या होता है डायनामिक्स, एक बार इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्टैटिक्स। मैकेनिक्स के इस पार्ट में हम लोग उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं, या ज्यादा वर्ड सही रहेगा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो स्टैटिक्स का मतलब है फिजिक्स का वो वाला पार्ट, सॉरी मैकेनिक्स का वो वाला पार्ट जो ऑब्जेक्ट को स्टडी करता है विच आर एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। तो इट डील्स विद ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, और इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वन इज हमारे पास है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स
इसमें हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यानी जो इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी इक्विलिब्रियम में ना होने का मतलब है कि वो एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इट डील्स विद मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट विच आर एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग, और डी एक्सेलरेटिंग। यहाँ पे वर्ड एक इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर जब तक हमारा काइनेमेटिक्स चलेगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3, पहला हमारा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगला चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर में हम लोग मोशन का कॉज क्या है उसके बारे में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो इसका मतलब चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हमारे काइनेमेटिक्स में आते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट होता है तो वो अगली कैटेगरी में चला जाएगा, दैट इज डायनामिक्स, दैट इज डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट को ही स्टडी करते हैं, जो या तो एक्सेलरेट हो रहे हैं या डी एक्सेलरेट हो रहे हैं या फिर इक्विलिब्रियम में भी है, और साथ ही साथ उस मोशन का कॉज क्या है, तो उस कॉज को भी समझते हैं। ठीक है, तो इट डील्स विद इट डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन एंड कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, इसमें हम मोशन के कॉज को भी पढ़ते हैं कि वो मोशन हुआ किस वजह से। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, डायनेमिक्स में हम लोग मोशन होने के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है उनको भी पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी फोर्स किधर लग रही है, कितने एंगल पे लग रही है, उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है। ठीक है, तो कॉज को भी जब हम कंसीडर करते हैं तो वो बन जाता है डायनेमिक्स। जब हम बिना कॉज के मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, फोर्स को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन पे फोकस करते हैं, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पे, तो हम लोग उसको काइनेमेटिक्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। और अदरवाइज मान लो फोर्सेज लग रही हैं लेकिन नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो जिसकी वजह से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। दैट्स वाई ऑब्जेक्ट को बोल दिया जाएगा या तो वो रेस्ट पे है या फिर इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो जिस कैटेगरी में आएगा दैट इज स्टैटिक्स। ओके, तो ये तीन टाइप्स है मैकेनिक्स की, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया है, इसके अंदर मैकेनिक्स की तीन टाइप डिस्कस कर लिए हैं, तो मतलब सिंपल सिंपल सी चीज़ है कि हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट को या ऐसे ऑब्जेक्ट जो इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट पे उनको पढ़ना चाहते हैं। तो पहले ये दो टर्म भी डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट वी मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट वी मीन बाय अ मोशन। कब किसी ऑब्जेक्ट को बोला जाता है कि वो मोशन में, और कब किसी ऑब्जेक्ट को बोला जाता है कि वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन रेस्ट का बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके विद रिस्पेक्ट टू, सपोज करो आप एक ऑब्जर्वर हो और एज अ ऑब्जर्वर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। आई रिपीट, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पार्टिकल का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा, तो मैं बोलूंगा ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अंडरस्टैंड, जैसे मेरे लिए सामने जो लगा हुआ कैमरा है जिसमें आप मुझे देख पा रहे हैं, जिसके थ्रू आप मुझे देख पा रहे हैं, तो कैमरा जो है मेरे लिए रेस्ट पे है, क्योंकि कैमरा का पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू मी, मेरे फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू ये चेंज नहीं हो रहा, तो मैं बोलूंगा कि ये जो कैमरा है ये रेस्ट पे है। या फिर इस रूम के अंदर रखी हुई और भी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो मुझे दिख रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ों का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मी एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रहा, तो मैं बोलूंगा ये रेस्ट पे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन, इफ द पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप देख रहे हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट एंड
with the passage of time, with the passage of time, with the passage of time, then the object is said to be at rest. Then the object is said to be at rest. तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम और विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होता तो उसको रेस्ट पे बोलेंगे। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि वो मूविंग है, यानी कि वो मोशन में है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं हम लोग मोशन को भी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मोशन। व्हाट इज एक्चुअली मोशन? इफ द पोजीशन of an object, if the position of an object changes with respect to with respect to a reference point, with respect to a reference point and with the passage of time, with the passage of time, the passage of time, ठीक है? टाइम के बढ़ने के साथ, टाइम के चलने के साथ अगर किसी पोजीशन का किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मूविंग है। ठीक है, then the object is said to be in, then the object is said to be is said to be motion। ठीक है, then the object is said to be in motion। अंडरस्टैंड? तो ये रेस्ट और मोशन का बहुत ही बेसिक सा बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रेफरेंस पॉइंट, इसमें एक वर्ड लिखा है मैंने कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके पास अपना एक फ्रेम होता है, अपना एक रेफरेंस पॉइंट होता है। आप उस रेफरेंस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को देख के बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या उसी रेफरेंस पॉइंट से देख के बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, अगर रेफरेंस पॉइंट बदलता है तो कई बार बड़े अजीबोगरीब आंसर आते हैं कि जिसको आप रेस्ट पे बोल रहे हैं उसी को कोई दूसरा बंदा मोशन में बोलेगा। आई रिपीट, अगर रेफरेंस पॉइंट बदलता है तो जिस चीज को आप, मान लो मैं कैमरे को, इस कैमरे को अभी बोल रहा हूं कि ये रेस्ट पे है क्योंकि मैं अपने रेफरेंस पॉइंट से देख रहा हूं, लेकिन इसी कैमरा को किसी दूसरे प्लेनेट पे या किसी दूसरे फ्रेम से कोई बंदा देख रहा होगा, अर्थ से किसी बाहरी फ्रेम से देख रहा होगा, तो वो बोलेगा क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है सन के राउंड और अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है, तो एक्चुअली ये कैमरा रेस्ट पे नहीं है, ये रोटेशनल मोशन में और सन के राउंड रिवॉल्व भी कर रहा है। और जो पर्सन मेरी भी बात करेगा और बोलेगा कि ये जो पर्सन बता रहा है ये भी मूव कर रहा है ना? तो एक्चुअली यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं है। रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट नहीं कि कोई चीज़ जो आपको रेस्ट पे दिख रही है तो उसको कहीं से भी देखोगे वो रेस्ट पे दिखेगी, और कोई चीज़ जो आपको मूविंग दिख रही है उसको कहीं से भी देखोगे तो वो मूविंग दिखेगी। तो यहीं से हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आता है, दैट इज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव इसलिए बोला गया है कि किसी के रिलेटिव कोई मोशन में हो सकता है, किसी दूसरे के रिलेटिव वही चीज रेस्ट पे हो सकती है। तो दैट्स वाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है लेकिन इसका मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको कि व्हाट वी मीन बाय रेस्ट एंड मोशन, एंड हमने क्यों बोला है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तो हम इसमें ये चीज ऐड कर सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, depends upon the reference point, or we can say, or or the frame of reference, or the frame of reference, or the frame of reference। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने आप में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मान लो मैं हूं तो मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह हूं, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये कैमरा रेस्ट पे है, कोई दूसरा ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है या जो एक्सेलरेट कर रहा है, जो किसी दूसरे प्लेनेट पे बैठा है, वो इसी कैमरा को देखेगा
तो उसका खुद का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो वो उस अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को देख के बताएगा। तो हर पर्सन अपने आप में, हर ऑब्जर्वर अपने आप में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है? ओके। तो इस टर्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी डिटेल में। रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट और द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हेंस एनीथिंग which appear to be at rest appear to be at rest from one frame of reference can be appeared moving from the another frame of reference from the another frame of reference from the another frame of रेफरेंस, ठीक है? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई चीज़ रेस्ट पे आ सकती है और रेस्ट पे नज़र आ सकती है, और किसी दूसरे फ्रेम से वही चीज़ मूविंग नज़र आ सकती है, ठीक है? तो इसलिए इस टर्म का मतलब है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट है अब मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं, वैसे तो चैप्टर का नाम है मोशन इन 1D, लेकिन एक बार हल्का सा ये भी डिफाइन कर लेते हैं कि मोशन इन 1 डायमेंशन से मेरा मतलब क्या है, और मोशन इन 2D क्या होगा, और मोशन इन 3D क्या होगा, ठीक है? तो एक बार मोशन इन 1 डायमेंशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, आपके विद रिस्पेक्ट टू अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो आप बोलते हो मूविंग ऑब्जेक्ट है भाई, मोशन में ऑब्जेक्ट है। अगर उसकी पोजीशन को बताने के लिए आपको एक सिंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़े, तो आप बोलते हो ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, ना तो इसका वाई चेंज हो रहा है ना जेड चेंज हो रहा है, मैं सिर्फ एक्स चेंज कर, क्योंकि इसका सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो एक सिंगल कोऑर्डिनेट से ही मैं इस टाइम पे इसका ये पोजीशन है, इस टाइम पे इसका ये पोजीशन है, इस टाइम पे इसका ये पोजीशन है, ठीक है? 3 अलग-अलग टाइम पे या 4 अलग-अलग टाइम पे आप उसका पोजीशन बता दोगे, और जो पोजीशन बता रहे हो वो एक सिंगल कोऑर्डिनेट की हेल्प से बता पा रहे हो कि एक्स का वैल्यू इतना है इस टाइम पे एक्स का वैल्यू इतना है, और इस टाइम पे एक्स का वैल्यू दिस वन, ठीक है? तो हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, इफ ओनली वन इंडिपेंडेंट if only one coordinate independent coordinate axis is required to specify the position of an object, then the motion of object then the motion of object is said to be then the motion of object is said to be वन डायमेंशनल। अब उसके मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस से काम चल जाएगा उसके मोशन को या उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, तो हम लोग बोल देंगे इसका मोशन जो है वो वन डायमेंशनल मोशन है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, मोशन इन 2D क्या होगा? इफ टू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, अगर हमें उसकी पोजीशन किसी भी टाइम पे बताने के लिए दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम बोलते हैं इसका मोशन टू डायमेंशनल है, ठीक है? सिमिलरली थ्री डायमेंशन में क्या बोल देंगे? अगर हमें इसका मोशन या इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए थ्री इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम बोलेंगे इसका मोशन थ्री डायमेंशनल है। ओके, तो ये मोशन 1D 2D 3D हो गया, लेकिन हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है मोशन इन 1D को, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को। तो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वो 1D मोशन होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लो एक ट्रेन बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर चल रही है, तो उसका जो मोशन है उसको 1D ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है? अच्छा, मोशन पढ़ने के लिए एक और चीज है जो हमें जरूर पता होनी चाहिए, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया, तब मैं इस चीज़ को और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ट्रेन का मोशन है, तो ट्रेन को क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है, या एरोप्लेन को क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है? तो हम एक एक चीज़ पहले से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि किसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, किसको नहीं बोल सकते, ठीक है? क्योंकि हम ट्रेन का मोशन भी पढ़ेंगे 1D में, तो पता होना चाहिए कि उस पे जो इक्वेशंस हम लगा पा रहे हैं वो क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि उसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है। तो अब देखिए,
अगर किसी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो डिस्टेंस उसके साइज के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो इसको सिंपली ऐसे करके बोलते हैं, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द size or length of the object, size or length of the object, then the object is then the object is treated as a then the object is treated as a point object. ठीक है, ये पॉइंट हो गया होगा क्लियर होपफुली आपको। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोला जाएगा? कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो प्रोवाइडेड कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हो ए से बी तक का, वो खुद के साइज के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जब ट्रेन जाती है, तो ट्रेन का जो एक्चुअल साइज है वो उन स्टेशंस के बीच के डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, तो हम ट्रेन को भी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये दो नई क्वांटिटीज हैं, इनके बारे में समझते हैं, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या होता है डिस्टेंस? डिस्टेंस इज सिंपली कि किसी ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और उसने एक रास्ता लिया किसी बी पॉइंट तक जाने का। वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, ठीक है? जैसे आप मान लो एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे रास्ते पे जा रहे हो। आप कभी लेफ्ट मुड़ते हो, कभी राइट मुड़ते हो, लेफ्ट मुड़ते हो, राइट मुड़ते हो, है ना? तो ऐसा वाला जो रास्ता आप लेते हो, उस रास्ते की ये जो एक्चुअल लेंथ होती है, उसी लेंथ को बोला जाता है डिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। इट इज एक्चुअली डिस्टेंस, हम बोलेंगे द टोटल पाथ लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ followed by an object in moving from point A to point B। तो कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पे गया, उसने मान लो ये वाला रास्ता फॉलो किया, ठीक है, ये वाले रास्ते के थ्रू हो गया। तो इस रास्ते का ये जो एक्चुअल लेंथ होगा, ठीक है, इस रास्ते का ये जो एक्चुअल लेंथ होगा, इसी लेंथ को, रास्ते की टोटल लेंथ को हम बोलेंगे कि इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर वो इस रास्ते से जाता तो हम बोलेंगे उसने इस रास्ते से गया, तो इस रास्ते की जो लेंथ है हम बोलेंगे उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इस रास्ते से जा रहा है तो दिखने में थोड़ा लग रहा है, ग्राफिकली ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से गया तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है और इस रास्ते से गया तो ये डिस्टेंस कम है। तो आप रास्ता कौन सा फॉलो कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ना। हम रियल लाइफ में भी ऐसे ही बात करते हैं कि हमें मान लो इस सिटी से उस सिटी जाना है, तो बोलते हैं अगर इस वाली रास्ते के थ्रू जाओगे, ये वाला वाया लोगे, तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये दूर पड़ेगा इधर से। वो दूर पड़ने का मतलब होता है कि उस रास्ते की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। और फिर कोई आपको समझदार बंदा सजेस्ट करता है कि अगर आप इस सिटी से इस सिटी चले जाओ, उस सिटी से इस सिटी चले जाओ, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। जल्दी पहुंचने का मतलब यही हुआ कि उस पाथ की जो लेंथ है वो कम है, दैट्स वाई वो डिस्टेंस कम है। अंडरस्टैंड? तो रास्ते की जो लेंथ है उसको डिस्टेंस बोला गया है। अब अगली चीज क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मान लो कोई बंदा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहता है, सिटी ए से सिटी बी जाना चाहता है, तो वो रास्ता तो वही फॉलो करेगा, जो सड़क बनी हुई है उसी रास्ते से जाएगा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हम बोलेंगे ए को बी से एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दो। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब रास्ता उसने चाहे जो मर्जी फॉलो किया हो सकता सीधा रास्ता भी अवेलेबल हो और हो सकता है ये वाला टेढ़ा रास्ता भी अवेलेबल हो, लेकिन उस पर्सन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इस रास्ते की लेंथ है। लेकिन उस पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके देख लो, बोलो उस स्ट्रेट लाइन का ये जो लेंथ है एक्चुअली वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि इनमें से एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है, तो आगे थोड़ा सा इनके बारे में और जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। व्हाट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट? इसको बोलेंगे द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बोलना चाहिए एक्चुअली मुझे। द लेंथ ऑफ, हाँ, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, length of the shortest path between point A and B, between points, between points A and B is called displacement, is called डिस्प्लेसमेंट। यानी जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई है और जर्नी का फाइनल यानी एंड पॉइंट कहाँ है, बस उनको एक स्ट्रेट लाइन के साथ सीधा खुद से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा यानी उन पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसी को बोला जाएगा इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो एक बात तो कॉमन सेंस भी हमें बता रही है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। अगर मान लो उस बंदे ने वही रास्ता लिया, सीधा रास्ता ही लिया, तो शॉर्टेस्ट रास्ता वही है। मान लो उसने वही रास्ता लिया तो उसका डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है। अदरवाइज अगर उसने कोई और रास्ता लिया है तो डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। अगर वही रास्ता लिया है जो शॉर्टेस्ट पाथ है तो फिर इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो इसको इन जनरल ऐसे करके बोला जा सकता है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे मैं मॉड लगा रहा हूँ बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता था कि ये मॉड लगाने का मतलब क्या है। मॉड लगाने का मतलब, क्योंकि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का वैल्यू नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है ना। तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर मेजर्ड इन मीटर, यानी एसआई यूनिट इनके हो जाएंगे मीटर्स। एसआई यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर मीटर्स। दोनों को ही मीटर्स में मेजर किया जाता है। और दोनों के जो सीजीएस यूनिट होते हैं दैट इज सेंटीमीटर। ओके, एक स्केलर है दूसरी वेक्टर है, यानी डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब भी आप बताएंगे कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है तो आपको उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, कि इसका डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे बताया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल ने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी ए पॉइंट से और ये रास्ता लेके मान लो किसी बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो आप बोलोगे ये पाथ की जो लेंथ है ये इसका डिस्टेंस हो गया और डिस्प्लेसमेंट के लिए इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ऐसे करके सीधा ज्वाइन कर दोगे। और कोई बोले कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट इतनी है, मान लो आपने बोला डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो फिर वो अगला क्वेश्चन ये करेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट पहले लिखा जाएगा, फाइनल पॉइंट बाद में लिखा जाएगा। तो आप बोलोगे द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज फ्रॉम ए टू बी, यानी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इसको ऐसे करके लिखेंगे ए बी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को लिखने का तरीका है इनिशियल पॉइंट यहाँ लिखा जाएगा, फाइनल पॉइंट यहाँ लिखा जाएगा और ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये तरीका होता है। ओके, ओके। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो एंड कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी जीरो। सो इट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव।
पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकती है। बट डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव हो सकती है। डिस्टेंस ओनली ज़ीरो हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव हो सकता है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है? डिस्टेंस क्योंकि पाथ की लेंथ है, तो वो जो भी रास्ता लेगा उस पाथ की लेंथ हमेशा ऐड होती जाएगी। डिस्प्लेसमेंट के साथ ये है कि मान लो किसी पार्टिकल ने अपना जर्नी ए से स्टार्ट किया, उसने ये वाला रास्ता लिया और मान लो किसी बी पॉइंट पे पहुँच गया, तो आप बोलोगे ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब फिर वो बी से चला और दूसरे किसी रास्ते से मान लो यहाँ वापस आ गया, ठीक है? इस रास्ते से गया था, तो वो इस रास्ते से वापस आ गया। जब वापस आया तो अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुँच गया। मैं बोलूँ पार्टिकल का टोटल डिस्टेंस कितना और पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस तो हो गया इस वाले रास्ते की लेंथ प्लस इस वाले रास्ते की लेंथ, टोटल लेंथ ये हो जाएगी, ठीक है? मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट कितना? तो आप कहोगे पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से चला, बी पे पहुंचा, बी से वापस उसी इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो जब पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पॉइंट, तब उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। तो मैं बोलूंगा एंटायर जर्नी के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, ठीक है? अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। What is the distance and displacement of a particle moving along the sides of an equilateral triangle of side 2 मीटर? तो ये जो ट्रायंगल दे रखी है, इसकी ये जो साइडें दे रखी हैं, दिस इज 2 मीटर, दिस इज अगेन 2 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, क्या पूछा क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है फ्रॉम ए टू बी। तो जब पार्टिकल ए से बी गया, ये वाला मान लो उसने रास्ता लिया, ठीक है? ए से बी गया, तो बोला है कि उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ए से बी तक अगर इसी रास्ते से गया है, तो उसका वही डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना। तो हम बोलेंगे ए से बी के लिए, ए से जब वो बी गया है, उस सिचुएशन में उसका डिस्टेंस है 2 मीटर और उसका डिस्प्लेसमेंट भी है 2 मीटर। उसका डिस्प्लेसमेंट भी है 2 मीटर। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, पार्ट बी पे, फ्रॉम ए टू सी। अब वो कह रहा है ए टू सी, मतलब अब इसमें दो ऑप्शन बन सकते हैं कि क्या वो ए टू सी डायरेक्ट गया है या ए टू सी बी के रास्ते के थ्रू गया। तो हम इसमें थोड़ा सा इसमें एडिट कर देता हूं मैं। उसने रास्ता लिया है ए टू बी देन बी टू सी, ठीक है? मैं ये मान के चलता हूँ, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है? तो ए से बी गया, बी से सी गया, तो अब वो कह रहा है जब वो ए से सी में पहुंच गया तो उसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ए से पहले बी गया, बी से सी गया, तो अब देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए से बी प्लस बी से सी, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हमेशा हम पाथ की लेंथ लेते हैं ना। तो हम बोलेंगे इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है? ए से बी प्लस बी से सी दैट इज इक्वल टू 4 मीटर, है ना? 2 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट, जब वो ए से बी के रास्ते सी पे पहुंचा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, उसका इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो आपको क्या करना होता है, बस इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करके ये देख लेना होता है कि उस लाइन का लेंथ कितना है। तो मैंने ए और सी को डायरेक्ट ज्वाइन किया, तो वो ट्रायंगल की तीसरी साइड है, ट्रायंगल की तीसरी साइड है, तो उसका लेंथ आपको दे रखा है 2 मीटर, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। अंडरस्टैंड? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम ए टू सी। तो कोई पार्टिकल ए टू सी गया है, मान लेते हैं किसी भी रास्ते के थ्रू ले लीजिए, ए से पहले बी और बी से फिर सी, इस रास्ते के थ्रू ये गया है, ए से बी देन बी से सी, और उसने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अगर वो ए से सी गया है तो ए से सी तक जाने के लिए उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो किया है ए से बी देन बी से सी। तो मैं बोलूँगा ए से बी प्लस बी से सी। ए से बी तक की लेंथ भी एल है और बी से सी तक की लेंथ भी एल है, तो उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया दैट इज 2l, ठीक है? अब डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता है कि इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनली पहुंचा है सी पे, तो दोनों को ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है? अब आपको पता करना है स्ट्रेट लाइन का लेंथ कितना है, ठीक है? तो ए से सी तक उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC ना। अब AC निकालना है तो अगर ध्यान से देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसा लग रहा है कि ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, यानी ABC ट्रायंगल का ही हाइपोटेन्यूज है। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो आपके पास AC का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट
एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट 2l स्क्वायर, दैट मीन्स की स्क्वायर रूट 2l। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट 2l, यानी ए से सी तक का ये जो लेंथ है दैट इज 2 टाइम रूट 2 टाइम्स ऑफ एल। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, सिंपल सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो सर्कल के लिए क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन एक बार जेई में भी पूछा गया था 2023 में या 2022 में, उन्होंने आपको ये थीटा प्रोवाइड किया था। एक बार पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस and displacement of the particle moving along the circumference of a circle of radius r and its radius vector swept out an angle theta। ठीक है, तो इसका जो रेडियस वेक्टर है, मैंने जब आपको शुरू में भी बताया था कि रेडियस वेक्टर क्या होता है, सर्कल का रेडियस वेक्टर हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब रेडियस वेक्टर ये भी ओ से लेके ए वेक्टर भी एक रेडियस वेक्टर है, ओ से लेके बी वेक्टर भी एक रेडियस वेक्टर है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड तो सर्कल के रेडियस के बराबर होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन होगा सेंटर से आउटवर्ड। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सेंटर से आउटवर्ड। तो ओ ए एक रेडियस वेक्टर है, ओ बी एक रेडियस वेक्टर है। ओके, और पार्टिकल ने ए से अपना जर्नी स्टार्ट किया, इस रास्ते के थ्रू ये बी पे पहुंच गया। ठीक है, और पूछा क्या है, डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस तो आपने क्लास 10th में भी सीखा था कि किसी आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं ना, अगर आपको थीटा पता होता है। तो डिस्टेंस तो सिंपली हो जाएगा इस केस में, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क आपने सीखा था, जो भी एंगल सेंटर पे वो सबस्टेंड कर रही होती है आर्क, और होगी लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ए से लेके बी तक ये वाली जो आर्क बन रही है इसकी लेंथ थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, आपको अगर थीटा पता हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। ठीक है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अंडरस्टैंड? अब डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ओ ए का मैग्नीट्यूड भी आर है, ओ बी का मैग्नीट्यूड भी आर है, दो वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, थीटा एंगल पे हैं। ठीक है, ऐसा सा कुछ दिख रहा है ना हमें। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, पार्टिकल ने ए से जर्नी स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी वैक्टर। और ए बी वैक्टर अगर आप इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ तो आपको दिख रहा है ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। टेल टू हेड टू टेल मेथड जो हमने पढ़ा था, यहां से स्टार्ट करिए, ओ ए वेक्टर, वहीं से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्चुअली टेल स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ओ ए का सम किसके साथ, ए बी के साथ किसके बराबर होगा, ओ बी के साथ, है ना। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि ए बी वेक्टर जो आ जाएगा दैट इज ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब जो ए बी वेक्टर है वो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर है ना। और अभी हमने वेक्टर वाला यूनिट खत्म किया, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर के सबट्रैक्शन के बराबर है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ से क्या लिखेंगे, ओ बी का मॉड स्क्वायर प्लस ओ ए का मॉड स्क्वायर, माइनस यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाता है, 2 टाइम्स ऑफ ओ बी का मॉड ओ ए का मॉड कॉस थीटा। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा, और थीटा भी मैंने बताया था आपको वेक्टर में कि थीटा देखते कैसे हैं, दोनों वेक्टर के टेल टू टेल के बीच में जो एंगल बन रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए ओ ए और ओ बी दोनों के टेल के बीच में जो एंगल बन रहा है, टेल टू टेल ज्वाइन करने पे वो थीटा ही बन रहा है। ठीक है, अब ओ बी का मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, ओ ए का मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 r स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2 r स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए सर्कल का रेडियस कितना है और उसने एंगल कितना सबस्टेंड किया है। ठीक है, अंडरस्टैंड? अच्छा, इसी फॉर्मूले में अगर आप 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से रिप्लेस करोगे, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ से अगर देखें आप तो आपके पास आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से अगर आप रिप्लेस करो तो आपके पास ए बी का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ साइन भी आ जाएगा, दैट इज 2 r साइन थीटा बाय 2।
तो आप ये फ़ॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। कभी-कभी ये फ़ॉर्मूला वर्क कर सकता है आपके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए और कभी-कभी थीटा वाला वर्क कर सकता है। ठीक है? ओके। तो हमने इसमें आज की क्लास में सीखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेस्ट एंड मोशन क्या है, ऐसी सारी टर्म्स के बारे में इंट्रोडक्शन किया और साथ ही साथ क्वेश्चन भी किए, जिसमें हमने ये सीखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं। 3 क्वेश्चन में हमें ये थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी। अगली क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी का डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सेलरेशन को भी डिस्कस कर लें और फिर उनके कुछ क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? आज की क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।